तो इस वीडियो में मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज, वो भी इस छोटे से आइलैंड में। बाय द वे, इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम मेरे पास कुछ भी ऐसा यूनिक आइडिया नहीं था कि मुझे इस वीडियो में क्या करना है या क्या नहीं करना, लेकिन फिर भी मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ किया है जिसके लिए तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। एनीवे, मेरे हिसाब से इतना इंट्रो काफी है। अब हम चुपचाप शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आइलैंड पे स्पॉन होते ही सबसे पहले मैंने वहाँ पे जो एक बर्च का ट्री था उसको ब्रेक किया। देन उस ट्री से मिले हुए लॉक्स को मैंने प्लैंक्स में कन्वर्ट किया। फिर इन प्लैंक्स का यूज करके मैंने अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल और थोड़े से स्टिक्स को क्राफ्ट किया। इसके बाद क्राफ्टिंग टेबल की मदद से मैंने अपने लिए एक वुडन पिकैक्स और साथ ही साथ एक वुडन हो को क्राफ्ट किया। फिर मैंने उस आइलैंड पे जितनी भी ग्रास थी उसको ब्रेक करना शुरू कर दिया है, इस होप पे कि मेरे को वहां से थोड़े से सीड्स मिल जाए। एंड यहाँ पे मैं लक्की था या नहीं था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सारी की सारी ग्रास को ब्रेक करने के बाद बस मेरे को यहाँ से एक ही सीड मिला। एनीवेज, के बाद मैं यहाँ पे अपने लिए एक स्टेयरकेस बनाने लगा बिकॉज अब टाइम था कि मुझे नीचे जाके थोड़ा सा स्टोन माइन करना था और अपने लिए स्टोन के टूल्स बनाने थे। और नॉर्मली यहाँ पे सबको स्टोन मिल जाता है, लेकिन गेम ने डिसाइड किया कि ना, इसको हम डायरेक्ट देंगे, बट डायरेक्ट से हम अपने टूल्स नहीं बना सकते। तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया नीचे की तरफ स्टेयरकेस बनाना। एंड थोड़ा सा नीचे जाते ही मेरे को यहाँ पे फाइनली स्टोन मिल गया था, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा स्टोन माइन किया। थोड़ा सा स्टोन माइन करने के बाद ऊपर आके मैंने अपने लिए एक स्टोन का पिक एक्स, साथ ही साथ मैंने अपने लिए एक स्टोन के एक्स और एक फर्नेस को भी क्राफ्ट किया। एंड इसके बाद यहाँ पे करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया कि इस आइलैंड पे जितने भी ट्रीज है मैं उनको एक बार ही चॉप कर देता हूँ। और यहाँ पे ट्रीज को चॉप करके मेरे को जितने भी बर्च के लॉग मिले थे मैंने उनको स्मेल्टिंग पे लगा दिया ताकि इनके बदले मेरे को थोड़ा सा चारकोल मिल जाए। देन मैंने यहाँ पे अपने लिए एक चेस्ट क्राफ्ट करी, फिर उसको प्लेस करके मेरे पास जितना भी एक्स्ट्रा सामान था उसको मैंने चेस्ट में मूव कर दिया। इसी बीच मेरे सारे के सारे लॉग स्मेल्ट होके चारकोल बन चुके थे, जिनका मैंने यूज करके अपने लिए बहुत सारी टॉर्चेस को भी क्राफ्ट किया। फिर उन टॉर्चेस को मैं अपने आइलैंड में प्लेस करने लगा बिकॉज नाइट टाइम यहाँ पे ऑलमोस्ट आ ही चुका था और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी हॉस्टाइल मॉब मेरे आइलैंड पे अभी स्पॉन हो। टॉर्चेस प्लेस करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पूरे के पूरे आइलैंड को फ्लैट कर देता हूँ। देखो, मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता देता हूँ, इस वीडियो में मेरा कोई प्लान नहीं है, मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है अभी। मैं बस फ्लो के साथ जाने वाला हूँ, जो होगा देखा जाएगा। आइलैंड को फ्लैट करने के बाद मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे एक स्केलेटन से, और देखो स्टार्टिंग में बिना शील्ड और बिना आर्मर के स्केलेटन से फाइट करना मेरे हिसाब से मरने के बराबर है। लेकिन यहाँ पे मेरे को इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी बिकॉज तुम्हारा भाई प्रो है। वो बात अलग है कि अगर यहाँ पे स्केलेटन मेरे को एक और हिट मारता तो वह मर जाता। एनीवे, स्केलेटन को मार के जो मेरे को बोन मिला था मैंने उसको बोन मिल में कन्वर्ट करके अपने वीट के ऊपर यूज कर लिया था। और यहाँ से मेरे को 4 और एक्स्ट्रा सीड मिल चुके थे जिसको मैंने दोबारा से रीप्लांट भी कर दिया था साथ ही साथ। एंड इसके बाद मुझे अपने लिए थोड़ा सा फूड का जुगाड़ करना था, जिसके लिए मैं कूद पड़ा ओशन में और वहां से अपने लिए थोड़ी सी फिशेस को फार्म करने लगा। तो थोड़ा सा फूड का जुगाड़ होने के बाद मैं दोबारा से माइनिंग पे चला गया, जहां फाइनली मेरे को अपने वर्ल्ड का फर्स्ट आयरन मिला। और देखो यहाँ पे मैं हार्डकोर मोड में हूँ और अपने फर्स्ट आयरन का अगर मैं शील्ड ना बनाऊं तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं दोबारा से ऊपर आया, अपने आयरन को स्मेल्ट किया, देन स्मेल्ट हुए आयरन का यूज करके मैंने फाइनली अपने लिए एक शील्ड क्राफ्ट करी। फिर दोबारा से मैंने यहाँ पे अपने लिए एक स्टेयरकेस को बनाना चालू कर दिया और स्टेयरकेस बनाते टाइम जो मेरे को आयरन मिला मैंने उसको ऊपर आके स्मेल्ट किया। देन उस आयरन की सबसे पहले तो मैंने अपने लिए एक बकेट क्राफ्ट करी और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अपने लिए एक आयरन का पिकैक्स भी क्राफ्ट किया। एनीवे, इसके बाद मैंने वाइल्ड लेवल -58 पे अपनी स्ट्रिप माइनिंग चालू कर दी। एंड मेरा गोल था कि यहाँ से मैं एटलीस्ट 5 डायमंड तो वापस लेके जाऊंगा। देखो, 5 डायमंड का यूज करके मैं एक इंचेंटिंग टेबल और साथ ही साथ एक डायमंड का पिकैक्स बना सकता हूँ। फिर मैं उस पिकैक्स में अगर फॉर्चून 3 की इंचेंटमेंट लेके दोबारा माइनिंग करने आओ तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। एनीवे, थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद फाइनली मेरे को यहाँ पे अपने वर्ल्ड के फर्स्ट डायमंड मिल चुके थे और यहाँ पे मेरे को 4 डायमंड की एक वेन मिली थी जो कि मेरे हिसाब से बहुत ऑसम है। अब मेरे को यहाँ से इसके बाद एक और डायमंड माइन करना था और मेरा गोल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता। बाय द वे, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैंने इतना सारा एरिया माइन किया है तब जाके मेरे को यहाँ पे अपने फर्स्ट डायमंड मिले। एंड अब सेम ही तरीके से मेरे को यहाँ पे दोबारा से माइनिंग करनी है जब तक मेरे को एक और डायमंड नहीं मिलता। और थोड़ी देर और माइनिंग करने के बाद फाइनली मेरे को यहाँ पे दोबारा से डायमंड मिल चुके थे। एंड इस बार मेरे को यहाँ से 2 डायमंड मिले, तो इन टोटल मेरे पास यहाँ पे 6 डायमंड हो चुके थे। एंड ऊपर जाने से पहले मैंने डिसाइड किया अब मैं नीचे आए रखा हूँ तो साथ ही साथ ऑब्सीडियन भी लेके जाता हूँ। तो ऑब्सीडियन को कलेक्ट करने से पहले मैंने अपने लिए क्राफ्ट किया एक डायमंड का पिकैक्स। देन पास ही के लावा पूल से मैं थोड़े से ऑब्सीडियन माइन करने लगा और यहाँ से टोटल 14 ऑब्सीडियन माइन करने के बाद मैं फाइनली ऊपर आ गया। एंड ऊपर आके सबसे पहले मैंने अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाया।
नेदर पोर्टल बनाने के बाद मैंने अपने लिए एक बोट क्राफ्ट करी और साथ ही साथ मैंने अपने लिए थोड़े से डोर्स भी क्राफ्ट किए। फिर मैं चला गया अपने वर्ल्ड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए और इसी बीच मैंने एक के बाद एक बहुत सारे शिपरेक्स को लूट किया और वहां से मेरे को नॉट गॉना लाई बहुत अच्छी लूट मिली जो मेरे को स्टार्टिंग में बहुत हेल्प करने वाली थी। सो थोड़ा सा अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के बाद जब मैं अपने आइलैंड पे वापस आया तो सबसे पहले काम मैंने ये किया कि एक्सप्लोरिंग के टाइम जो मैंने शिपरेक लूट किए थे वहां से जो भी मेरे को पोटैटो और कैरेट मिले थे मैंने उनको प्लांट करना चालू कर दिया। इसके बाद मैंने अपने लिए आयरन की एक चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स और साथ ही साथ एक आयरन का हेलमेट भी क्राफ्ट किया। और यहाँ पे अभी टाइम रात का हो रहा था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आइलैंड के सारे ट्रीज को एक बारी और चॉप कर देता हूँ। देन नेक्स्ट डे मैंने सारे के सारे ट्रीज के सैपलिंग को दोबारा से रीप्लांट किया और चल पड़ा फिर से अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। और आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी बिकॉज एक्सप्लोरेशन के टाइम मेरे को एक बहुत ही ह्यूज मशरूम आइलैंड मिला। प्लस इस आइलैंड में मेरे को शुगर केन भी दिख रहे थे जिनकी मेरे को एक्चुअल में अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। सो आइलैंड पे पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने वहां से थोड़ा सा शुगर केन कलेक्ट किया। देन वहां पे मेरे को जितने छोटे छोटे ब्राउन मशरूम दिख रहे थे मैं उनको भी कलेक्ट करने लगा। अभी तो वैसे मेरे को इनका कुछ काम नहीं लेकिन बाद में ये मेरे बहुत काम आने वाले हैं। फिर इसके बाद यहाँ से मैंने एक काऊ को अपनी बोट पे बिठाया और इसको मैं अपने आइलैंड की तरफ लाने लगा। और अगर तुमको ये चीज नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम मशरूम काऊ को शेयर करोगे तो वो नॉर्मल काऊ में कन्वर्ट हो जाती है। एनीवे फाइनली अपने आइलैंड पे पहुंचने के बाद सबसे पहले तो मैंने अपने लिए थोड़े से फेंस क्राफ्ट किए। फिर मैं उन फेंस का यूज करके एक स्क्वायर बॉक्स बनाने लगा जहाँ पे मेरी सारी की सारी काऊ रहने वाली है या जहाँ मैं उनको ब्रीड करूंगा एक हिसाब से। ये काम कंप्लीट करने के बाद मैंने उस मशरूम काऊ को इस बॉक्स के अंदर मूव कर दिया था। फिर मैं दोबारा से चल पड़ा उस मशरूम आइलैंड की तरफ जहाँ से मैंने एक और काऊ को अपनी बोट में बिठाया और उसको अपने आइलैंड की तरफ लाने लगा। आइलैंड पे पहुंच के मैंने अपनी सेकंड मशरूम काऊ को भी उस बॉक्स के अंदर मूव कर दिया था। फिर यहाँ पे मैंने उन दोनों मशरूम काऊ को ब्रीड करवा दिया। देन इसके बाद मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था तो मैं दोबारा से वाई लेवल -58 में आया और स्ट्रिप माइनिंग चालू कर दी। और इस बार माइनिंग करते वक्त मेरे को यहाँ से 2 और डायमंड मिले। फाइनली थोड़ी देर माइन करने के बाद जब मैं ऊपर आया तो मेरा स्वागत करने के लिए यहाँ पे 2 फैंटम इंतजार कर रहे थे। देखो माइनक्राफ्ट में बहुत सारे मॉब है और मेरे को ना किसी भी मॉब से प्रॉब्लम नहीं है, खाली एक को छोड़ के, और वो एक है ये फैंटम। सच में बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों ही वोट किया फैंटम को और किसने वोट किया फैंटम को भाई। एनीवे फैंटम से थोड़ी देर गुलू गुलू करने के बाद मैंने यहाँ पे अपने फार्म लैंड को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शुगर केन हार्वेस्ट किया और साथ ही साथ मैंने उसको दोबारा से रीप्लांट भी कर दिया। एंड इसी बीच यहाँ पे दोबारा से फैंटम आ गए थे तो पूरी रात फिर मैंने उनके साथ गुलू गुलू ही किया। एनीवे सुबह के टाइम मैं यहाँ पे 2 मशरूम काऊ को बाकी की काऊ से सेपरेट करने लग गया। एंड ये करते वक्त मैंने स्ट्रगल तो बिल्कुल भी नहीं किया। यस, मैंने बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं किया। ये मतलब एकदम ही स्मूथली हो गया था और मैं स्ट्रगल करूंगा भी क्यों, बिकॉज तुम्हारा भाई प्रो है। मैं यहाँ पे भूल चुका था कि वीट नाम की चीज गेम में एग्जिस्ट करती है और उसका यूज करके हम इन काऊ को इजीली लोअर कर सकते हैं। स्मार्ट हूं ना, मतलब ऐसी चीजें होती रहती है मेरे साथ। वेल जैसा भी था, यहाँ पे मैंने रो धो के फाइनली 2 मशरूम काऊ को बाकी की काऊ से सेपरेट कर दिया था। एंड अगर तुम्हें याद होगा कि जस्ट मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि हम मशरूम काऊ को शेयर करके उनको नॉर्मल काऊ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये करना वैसे जरूरी था नहीं बिकॉज मशरूम काऊ को भी मार के हम लेदर का जुगाड़ कर सकते हैं अपने लिए। एनीवे इसके बाद मैं दोबारा से माइनिंग पे चला गया और इस बार मैं अपने आइलैंड के नीचे एक बहुत बड़ी केव थी उसको एक्सप्लोर करने लगा। वहां से सबसे पहले मैंने अपने लिए बहुत सारा आयरन माइन किया। फिर उस माइन किए आयरन को मैंने क्रीपर का यूज करके डिस्ट्रॉय करवा दिया बिकॉज आई एम प्रो। फिर उस केव को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते टाइम मेरी मुलाकात दोबारा से एक स्केलेटन से हुई और ये स्केलेटन एम बॉट का यूज कर रहा था बिकॉज उसके सारे के सारे शॉट्स मेरे को हिट हो रहे थे। लेकिन बात ये है ना कि एम बॉट का यूज करके स्केलेटन ने अपना एम तो अच्छा कर लिया लेकिन था तो ये नूबी, तो मैंने इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। देन इसके बाद ऊपर आके सबसे पहले तो मैंने अपने लिए एक और फर्नेस क्राफ्ट करी। फिर इस फर्नेस में मैंने अपना सारा का सारा माइन किया हुआ आयरन स्मेल्टिंग पे लगा दिया। इसके बाद मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया वीट हार्वेस्ट करने में और वहां से मिले हुए सीड का यूज करके मैंने अपने वीट फार्म को भी एक्सपेंड किया और साथ ही साथ जो भी मेरे को वीट मिलता था उसका यूज करके मैं अपने सारी की सारी काउस को ब्रीड भी करवा रहा था। एंड यहाँ पे मैं अपने सारे के सारे स्टोन के टूल फेंकने लगा बिकॉज मेरे पास बहुत सारा आयरन आ चुका था और इतना सारा आयरन होते हुए भी मैं स्टोन के टूल्स यूज कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता ना। एनीवे इसके बाद मैंने अपने लिए एक आयरन की सॉर्ड, एक आयरन का एक्स और साथ ही साथ एक फ्लिंट एंड स्टील भी क्राफ्ट किया। देन इसके बाद मैं नेदर में जाने लगा और मेरी प्रोग्रेस देखते हुए एक ट्राइडेंट वाले ड्राउन को अच्छा नहीं लगा तो वो मेरे ऊपर अटैक करने लगा। और देखो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा भाई प्रो है तो मैं एक ट्री के पीछे जाके उस ड्राउन को जिगल पीक करने लगा और जिगल पीक करते टाइम भी उस ड्राउन
ड्राउंड ने मेरे को हिट कर दिया। तब जाके मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि ये जो ड्राउंड मेरा ओपोनेंट बन के आया है ये वॉल हैक का यूज कर रहा है। तो फिर क्या था, तुम्हारे भाई ने उस ड्राउंड को अच्छे से डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर इसके बाद जब मैं दोबारा से नेदर में गया तो वहां का स्पॉन देख के मेरा दिल एकदम खुश हो गया। बेसिकली यहाँ पे मेरे को गेम ने एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया था और आसपास जाने की कोई भी जगह नहीं थी। तो इतना अच्छा स्पॉन देखने के बाद तुम्हारा भाई यहाँ पे फुली मोटिवेटेड था और इसी मोटिवेशन के चलते हुए मैंने अपने नेदर पोर्टल के आसपास का थोड़ा सा एरिया क्लियर किया। देन दोबारा से मैं ओवरवर्ल्ड आ गया। देन ओवरवर्ल्ड में मैंने अगेन थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया अपने वीट को हार्वेस्ट करने में, अपने फार्म को एक्सपेंड करने में और साथ ही साथ अपने काउस को ब्रीड करने में। ऐसा करते करते फाइनली मेरे पास यहाँ पे इनफ काउ हो चुके थे तो मैंने उनको मारना शुरू कर दिया लेदर के लिए। एंड इसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि मैं क्या करने वाला था। जो भी मेरे को यहाँ पे लेदर मिला था उनका यूज करके मैंने बहुत सारी अपने लिए बुक्स क्राफ्ट करी। देन मैंने उन बुक्स का यूज करके बहुत सारे बुक शेल्फ क्राफ्ट किए। पहली बारी में मैं बस यहाँ पे 9 ही बुक शेल्फ क्राफ्ट कर पाया बिकॉज मेरे पास इनफ लेदर नहीं था। देन अगेन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी काउ को और किल किया थोड़े लेदर के लिए। फिर फाइनली यहाँ पे मैंने इनफ बुक शेल्फ क्राफ्ट कर लिए थे। और हाँ, बुक शेल्फ को क्राफ्ट करने के साथ साथ मैंने यहाँ पे बहुत सारा काम किया था। जैसे मैंने अपने लिए एक इंचेंटिंग टेबल बनाया, साथ ही साथ मेरे जो आइलैंड पे बहुत सारे ट्रीज थे मैंने एक बार उन सबको दोबारा से चॉप किया। मैंने यहाँ बीच में बहुत बार अपनी काउस को भी दोबारा ब्रीड करवाया और साथ ही साथ मैं यहाँ पे शुगर केन को भी हार्वेस्ट कर रहा था। सो मेरा इंचेंटमेंट टेबल तो यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो चुका था। लेकिन अभी जैसे कि तुम देख सकते हो कि मेरे पास इनफ लेवल नहीं थे एक प्रॉपर इंचेंटमेंट के लिए। तो अपने लेवल्स को बढ़ाने के लिए मैं नेदर में जाने लगा और नेदर में आने के बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रिप माइनिंग चालू कर दी बिकॉज मेरे को एक डब्बे में स्पॉन किया था तो मेरे को वहां से निकलना तो था ही। तो मैंने सोचा स्ट्रिप माइन कर लेता हूँ, कहीं खुली जगह तो निकल ही जाएंगे कभी ना कभी। और हाँ, माइन करते करते मेरे को एक ओपन एरिया भी मिल चुका था जहाँ पे मेरे को बहुत सारे बोन ब्लॉक्स दिख रहे थे। और तुमको तो पता ही है कि भाई स्टार्टिंग में वो बोन ब्लॉक्स मेरे बहुत काम आने वाले थे। तो वहां जाके मैंने सारे के सारे बोन ब्लॉक्स को भी कलेक्ट कर लिया था। एनीवे, लेवल 30 करने के बाद जब मैं वापस आया मैंने अपने डायमंड पिकेक्स को इंचेंट किया और फर्स्ट ट्राई मेरे को यहाँ पे फॉर्चून 3 मिल गया। तो इसके बाद खुश होकर मैं दोबारा से माइनिंग पे चला गया और थोड़ी देर माइन करने के बाद मेरे को यहाँ पे एक 4 डायमंड वाली वेन मिली जिसको फॉर्चून 3 से माइन करने के बाद मेरे को यहाँ पे 13 डायमंड्स मिल गए थे। देन इसके बाद मैंने मुश्किल से 10 या 15 मिनट और माइन किया होगा बिकॉज फॉर्चून 3 था तो ज्यादा माइन करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। फिर इसके बाद जब मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे पास बहुत सारे डायमंड्स हो चुके हैं तो जल्दी से मैंने अपने लिए एक पूरा का पूरा डायमंड आर्मर का सेट क्राफ्ट किया। पूरा का पूरा डायमंड आर्मर क्राफ्ट करने के बाद मैंने अपने लिए बचे हुए डायमंड्स के टूल्स भी क्राफ्ट किए। तो अपने आइलैंड की सरफेस पे आने से पहले मैं दोबारा से केविंग पे चला गया क्योंकि मेरे पास फॉर्चून 3 था तो मैं उसका यूज करके बहुत सारी ओर्स को माइन कर रहा था ताकि मेरे को ज्यादा से ज्यादा सामान मिल जाए। देन सरफेस पे आने के बाद मेरे पास जितना भी आयरन था मैंने उसको स्मेल्टिंग पे लगा दिया और माइन करते टाइम मेरा लेवल यहाँ पे 30 हो चुका था। तो मैंने अपनी स्वॉर्ड को इंचेंट करने का सोचा और स्वॉर्ड को इंचेंट करते ही मेरे को उसमें लूटिंग 3, अनब्रेकिंग 3 और स्माइट 4 मिल गया जो कि मेरी बहुत हेल्प करेगा नेदर में। फिर मैं अपने फॉर्चून 3 वाले पिकेक्स का यूज करके सारे के सारे वीट को ब्रेक करने लगा इस होप में कि मेरे को ज्यादा वीट मिले। और एट द एंड मेरे को ज्यादा वीट मिला या नहीं मिला ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन सीड मेरे को बहुत ज्यादा मिले। मजा आ गया भाई, इतने सीड देख के दिल खुश हो गया। एनीवे, इसके बाद मैं अपनी नेदर फोर्ट्रेस पे चला गया जहाँ जाके मैंने अपने लिए बहुत सारे ब्लेज रॉड इकट्ठा किए। मैंने यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया बिकॉज मेरी स्वॉर्ड में लूटिंग 3 था तो कम ब्लेज मारने पर भी मेरे को बहुत सारे ब्लेज रॉड मिल रहे थे। ब्लेज रॉड जमा करने के बाद मैं नियर बाई वॉर्प फॉरेस्ट बायोम में गया जहाँ जाके मैंने बहुत सारे एंडरमैन को किल किया और अपने लिए बहुत सारे एंडर पर्ल इकट्ठा किए। नेदर वाले काम कंप्लीट करने के बाद जब मैं ओवरवर्ल्ड आया तो मैंने देखा कि मेरा लेवल यहाँ पे 30 हो चुका था। तो मैंने इसके बाद अपनी पैंट्स को इंचेंट कर लिया बिकॉज उसमें मेरे को यहाँ पे प्रोटेक्शन 4 मिल रहा था। देन इसके बाद मैंने अपना आई ऑफ एंडर फेंका और चल पड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। स्ट्रॉन्ग होल्ड पे पहुंचने के बाद सबसे पहले वहां पे जो स्पॉनर था मैंने उसको ब्रेक किया। देन वहां पे सारी की सारी आई ऑफ एंडर को प्लेस करने के बाद मैं कूद पड़ा एंड में ड्रैगन से फाइट करने के लिए। और इस पार्ट को मैं हाइप अप यहाँ पे नहीं करने वाला बिकॉज जस्ट मैंने यहाँ पे किया क्या कि फर्स्ट मैंने यहाँ पे क्रिस्टल फोड़े, फिर मैं वेट करता था यहाँ पे एंडर ड्रैगन के पर्ज होने का और जैसे ही वो पर्ज होता था मैं उसके नीचे एंडर पर्ल कर लेता था। और मैंने यहाँ पे हिट बॉक्स को ऑन किया हुआ था ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए उसको हिट करने में। और इसी सेम चीज को बार बार रिपीट करने के बाद फाइनली मैंने यहाँ पे एंडर ड्रैगन को डिफीट कर दिया था। और मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं इलाइट्रा ले लेता हूँ, उसके बाद मैं बाकी का काम करूंगा। इसके बाद थोड़ी देर आउटर आइलैंड में यहाँ वहाँ भागने के बाद फाइनली मेरे को एक एंड सिटी मिल गई थी जिसमें इलाइट्रा वाली शिप भी थी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ब्लॉक प्लेस करके सीधा ही अपनी शिप पे जाने लगा। जैसे ही मैं उस शिप के अंदर गया सबसे पहले मैंने वहाँ पे जो एक शल्कर था उसको डिस्ट्रॉय किया और वहां से अपने लिए इलाइट्रा ले ली। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा
थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया उस एंड सिटी को लूट करने में। देन थोड़ा सा मैंने अपने आउटर एंड आइलैंड को और एक्सप्लोर किया और मेरे को यहाँ पे एक आधी एंड सिटी और मिली थी जिनको मैंने लूट किया था। एनीवे जब मेरे को लगा कि मेरे पास यहाँ पे डिसेंट लूट हो गया तो मैं ओवरवर्ल्ड वापस आ गया। ओवरवर्ल्ड में जैसे ही मैं पहुंचा सबसे पहले मैंने अपने लिए एक डायमंड का पिकैक्स क्राफ्ट किया और उसको इंचेंट किया जिसमें मेरे को एफिशिएंसी 4 मिला। लेकिन मेरे को खाली एफिशिएंसी 4 नहीं चाहिए थी, मेरे को साथ में अनब्रेकिंग और सिल्क टच वगैरह जो मिल जाता वो चाहिए था। तो मैंने दोबारा से यहाँ पे एक और डायमंड पिकैक्स क्राफ्ट किया और उसको इंचेंट किया और इस बार मेरे को यहाँ पे फॉर्चून, अनब्रेकिंग और एफिशिएंसी साथ साथ मिल गए थे। और इस वक्त मेरे पे यहाँ पे 3 ऐसे पिकैक्स थे जिनको मैं कंबाइन करके एक गॉड टियर पिकैक्स बना सकता था। देन इसके बाद मैंने फटाफट से एक एनविल को क्राफ्ट किया और तीनों के तीनों पिकैक्स को कंबाइन कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे एक प्रिसाइज लोकेशन में नीचे की तरफ माइन करने लगा बिकॉज जस्ट यहाँ पे एक स्पाइडर स्पॉनर है और अभी मेरे को स्ट्रिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज उसका यूज करके मैं अपने लिए वूल क्राफ्ट कर सकता हूँ, प्लस मेरे को स्ट्रिंग्स का यूज करके अपने लिए बो भी क्राफ्ट करना है। तो इसके बाद मैंने इस स्पाइडर स्पॉनर पे बहुत सारा टाइम स्पेंड किया और अपने लिए बहुत सारे स्ट्रिंग्स कलेक्ट किए। फिर ऊपर जब मैं वापस आया तो यहाँ पे रात हो रही थी तो मैंने अपने लिए जल्दी से एक बेड क्राफ्ट किया और मैं सो गया। फिर इसके बाद मैंने अपने लिए थोड़े से बो क्राफ्ट किए और दोबारा से मैं यहाँ पे इंचेंटिंग करने लगा। और इस बार मेरा लक इंचेंटिंग में इतना अच्छा नहीं निकला लेकिन फिर भी मेरे पे यहाँ पे पावर फॉर इन्फिनिटी और फ्लेम वाला बो आ चुका था। इसके बाद मैं कुछ तो सोच के नेदर फोर्ट्रेस में आया था और यहाँ आके मैं एक एक करके विदर स्केलेटन को मारने लगा बिकॉज मेरे को चाहिए थे 3 विदर स्कल्स एंड क्योंकि मेरी स्वॉर्ड में लूटिंग 3 था तो मैंने यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, मुझे बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे विदर स्कल्स मिल गए थे। तो इस बार मैंने डिसाइड किया ना कि मैं विदर से नॉर्मली फाइट नहीं करने वाला, मैं उसको एंड में जाके ट्रैप करके मार देता हूँ, वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा अभी के लिए। सो इसके बाद मैंने कुछ ऐसा ही किया, मैं एंड आइलैंड में गया, वहां जो एग्जिट पोर्टल था उसके नीचे का मैंने थोड़ा सा एरिया माइन किया। देन मैंने वहां पे एक विदर स्पॉन किया और उसको डिफीट किया। फिर ओवरवर्ल्ड आके मैंने अपने लिए एक बीकन को क्राफ्ट किया और इस वक्त मेरे को रियलाइज हुआ कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। वेल इस चीज को तुम गलती नहीं बोल सकते बिकॉज तुम्हारा भाई यहाँ पे बहुत प्रो है। मेरे दिमाग से वो बात ही चली गई थी कि मेरे को एक फुली पावर्ड बीकन बनाने के लिए बहुत सारे ब्लॉक्स चाहिए होते हैं। वेल प्रो होना ऐसी छोटी मोटी चीजें तो मेरे साथ रोज ही होती है। एनीवे इसके बाद मैंने फिर भी नीचे जाके उस बीकन को प्लेस कर दिया बिकॉज हेस्ट ना होने से तो थोड़ा सा भी हेस्ट हो तो मेरे हिसाब से बेटर है। फिर बीकन को प्लेस करने के बाद मैं यहाँ पे माइनिंग करने लगा बिकॉज मेरे को थोड़ा सा मटेरियल चाहिए था अपने नेक्स्ट फार्म को बिल्ड करने के लिए। माइनिंग करके जब मैं वापस आया तो मेरा लेवल यहाँ पे 30 हो चुका था एंड इस बार मैंने अपने एक्स को इंचेंट करने का डिसाइड किया और इसमें मेरे को यहाँ पे अनब्रेकिंग और एफिशिएंसी 4 मिल गया था जो कि मेरे हिसाब से बहुत औसम था। एनीवे इसके बाद मैंने अपने लिए 2 और फर्नेस क्राफ्ट करी और इसमें अपना कॉबलस्टोन स्मेल्टिंग पे लगा दिया। देन मैं इस फार्म के लिए बाकी का सामान क्राफ्ट वगैरह करने लगा और जितने मेरा कॉबलस्टोन यहाँ पे स्मेल्ट हो रहा था मैंने अपने वीट फार्म को दोबारा से हार्वेस्ट किया और एक बार दोबारा मैंने अपने सारी की सारी काउस को ब्रीड करवा दिया। इसके बाद मैंने दोबारा से थोड़ा सा टाइम अपने स्पाइडर स्पॉनर पे स्पेंड किया बिकॉज मेरे को इस फार्म के लिए बहुत सारे कारपेट्स भी चाहिए थे। सारा सामान जमा करने के बाद मैं अपने एंड आइलैंड में आ गया और वहां से मैं अपने लिए थोड़े से एंडर पर्ल फार्म करने लगा। और जिसने भी अपने वर्ल्ड में कभी ना कभी एंडरमैन एक्सपी फार्म बनाया होगा उसे पता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। बस मेरे को यहाँ पे पहले लावा डालना होता है और नीचे जो तुम्हें ये 2 और लाइन लावा की दिख रही है ना उसको इग्नोर कर दो। जस्ट यहाँ पे अभी मैंने कुछ प्रो चीज करी थी लेकिन मैं वीडियो में वो दिखा नहीं रहा। एनीवे लावा के नीचे पहुंचने के बाद मेरे को यहाँ पे वाटर डालना पड़ता है, फिर उस वाटर के थ्रू मेरे को नीचे जाके एकदम लास्ट वाले ब्लॉक पे मेरे को लीव्स लगानी होती है। देन मेरे को यहाँ से उन लीव्स का यूज करके आई थिंक 128 ब्लॉक्स दूर जाना होता है यहाँ से। तो अभी मैं अपने एंड आइलैंड से बहुत दूर आ चुका था एंड आई थिंक इतना डिस्टेंस मेरे हिसाब से परफेक्ट था। तो अब तुम लोग बैठो यहाँ से टाइम लैप्स एंजॉय करो, मैं फटाफट से एक एंडरमैन एक्सपी फार्म बना लेता हूँ, देन मिलता हूँ तुम लोगों से। सो एंडरमैन एक्सपी फार्म मेरा यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो चुका था लेकिन मैंने यहाँ पे बनाते टाइम एक गलती कर दी। बेसिकली मेरे को इस फार्म को थोड़ा सा और दूर जाके बनाना था लेकिन कोई नहीं चलेगा, बना दिया तो बना दिया। और जैसे कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एंडरमैन स्पॉन हो रहे हैं, ये मेरा स्पॉन रेडियस है जो तुम्हें रेड कलर का दिख रहा है। अब मेरे को बस इस रेड कलर के एरिया के अंदर ना सारी की सारी टॉर्चेस को प्लेस करना है ताकि यहाँ पे एंडरमैन स्पॉन ना हो। टॉर्चेस को प्लेस करने के बाद मैं यहाँ पे देख रहा था और देख के ऐसा लग रहा था कि अभी कोई एंडरमैन वहाँ पे स्पॉन नहीं हो रहा। तो टॉर्चेस लगाने का फायदा तो हुआ मेरे को
को। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने इंचेंटिंग सेटअप को एंड में मूव कर देता हूँ। तो ओवरवर्ल्ड आके सबसे पहले तो मैंने अपने लिए बहुत सारी बुक्स क्राफ्ट करी, फिर मैं अपने पूरे के पूरे इंचेंटिंग सेटअप को ब्रेक करने लगा सिल्क टच वाले सेवल का यूज करके, जो मेरे को एंड सिटी को रेड करके मिला था। ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं दोबारा से एंड में आया और अपना इंचेंटिंग सेटअप बिल्ड करने लगा। एंड अब मेरे हिसाब से सबने गेस कर ही लिया होगा कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। बेसिकली अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने वाला हूँ इंचेंटिंग करने में। एंड तुमको तो पता ही है कि अब मैं यहाँ से जाऊंगा जब मेरे पास एक परफेक्ट आर्मर और टूल्स का सेट होगा। अपने सारे के सारे आर्मर और टूल्स को इंचेंट करने के बाद जब मैं ओवरवर्ल्ड आया, मैंने अपने लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया और ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे सारे के सारे हॉस्टाइल मॉब स्पॉन होने वाले हैं। इस प्लेटफॉर्म की एक बेकार बात है कि यहाँ पे जो भी मॉब स्पॉन होंगे वो खाली रात के टाइम ही स्पॉन होने वाले हैं। तो इसी चीज को फिक्स करने के लिए सबसे पहले मैंने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक रूफ को बनाना शुरू किया। रूफ को बिल्ड करने के बाद मैं उस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से कवर करने लगा ताकि उस बॉक्स के अंदर पूरा डार्क रहे, तो दिन के टाइम भी वहाँ पे मॉब स्पॉन हो। और ये बॉक्स मेरा यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा था क्योंकि यहाँ पे हॉस्टाइल मॉब स्पॉन हो रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया इस होप में कि यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो जाए। तो थोड़े टाइम ऐसा करते करते फाइनली एक टाइम आया जब मेरी आंखों के सामने यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ। तो मैं फटाफट से फिर नीचे गया और मैंने उस ज़ॉम्बी विलेजर को बोट में बिठा दिया ताकि वो डिस्पॉन ना हो। देन मैंने यहाँ पे सेम ही चीज बार बार रिपीट करी और अब यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन नहीं हो रहा था। पहली बारी में मैं लकी था, बहुत जल्दी स्पॉन हो गया था, लेकिन मेरे को सेकंड विलेजर चाहिए था और उसमें मेरे को यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था। और हाँ, इसी बीच मैंने अपने लिए थोड़े से वीकनेस के पोशन और गोल्डन एप्पल्स को भी क्राफ्ट कर लिया था। फिर मेरे हिसाब से नेक्स्ट डे यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो गया था। देन यहाँ पे मैंने उस सेकंड ज़ॉम्बी विलेजर को भी बोट में बिठा दिया था। फिर तो तुम्हें पता ही है कि मैंने उन दोनों को क्योर कर दिया ताकि वो ज़ॉम्बी विलेजर से नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट हो जाए। देन इसके बाद मैं इस प्लेटफॉर्म को ब्रेक करने लगा बिकॉज अब इसकी मेरे को कुछ भी जरूरत नहीं थी। प्लेटफॉर्म को तोड़ने के बाद मैं उन दो में से एक विलेजर को एक बॉक्स के अंदर बंद करने लगा। वो बात अलग है, ये करते वक्त मैंने उसको ऑलमोस्ट मार ही दिया था। इसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि बस मेरे को यहाँ पे सिलेक्टन को बार बार ब्रेक करके प्लेस करना है जब तक ये मेरे को एक मेंडिंग की ट्रेड नहीं दे देता। और आई थिंक मेरी किस्मत यहाँ पे बहुत अच्छी थी बिकॉज मैंने इस सिलेक्टन को मुश्किल से 3 या 4 बार ही तोड़ा होगा और उतनी ही देरी में इस बंदे ने मेरे को मेंडिंग की ट्रेड दे दी, वो भी एक एमरल्ड के बदले। फिर क्या था, मैंने इस लाइब्रेरियन से बहुत सारी मेंडिंग की बुक खरीद ली। देन अपने एंडरमैन एक्सपी फार्म में आके मैं इन मेंडिंग की बुक्स को अपने आर्मर और टूल्स में लगाने लगा। इसके बाद मैंने कुछ तो किया था लेकिन उसकी फुटेज अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैं नेदर में आया था और यहाँ पे मैं वाई लेवल 14 में स्ट्रिप माइनिंग कर रहा था बिकॉज मुझे चाहिए था अपने लिए बहुत सारा एंशिएंट डिब्रीज। एंड मैं यहाँ पे इस माइंडसेट से आया था कि जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा तो मेरे पास इनफ एंशिएंट डिब्रीज होना चाहिए कि मैं अपने पूरे के पूरे आर्मर और पूरे के पूरे टूल्स को नेदरराइट में कन्वर्ट कर सकूं। लेकिन इसके बाद जब मैं एंशिएंट डिब्रीज की माइनिंग करने लगा तब मेरे को थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ। वेल बेसिकली बात ये थी कि इतना सारा एंशिएंट डिब्रीज एक ही साथ माइन करना, वो भी पिकैक्स से बहुत मुश्किल था। वेल मुश्किल तो नहीं कह सकते लेकिन बोरिंग बहुत था, ये तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। और मैंने आई थिंक यहाँ पे 1.5 घंटे से 2 घंटे स्पेंड किए खाली माइनिंग पे। फिर तो तुम्हें पता ही है कि मेरी हालत खराब हो गई थी। लेकिन जैसा ही भी था, मैंने यहाँ पे फाइनली 40 एंशिएंट डिब्रीज माइन कर लिए थे। बट मेरा पिकैक्स यहाँ पे ऑलमोस्ट डेड हो चुका था तो मैं उसको पहले हील करने आ गया अपने एंडरमैन एक्सपी फार्म में। इसके बाद जब मैं ओवरवर्ल्ड आया तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने अपने एंशिएंट डिब्रीज को स्मेल्टिंग पे लगा दिया। फिर मैंने अपने लिए क्राफ्ट किए यहाँ पे 10 नेदराइट इंगट जो कि परफेक्ट अमाउंट था। इस अमाउंट में मैं अपने सारे के सारे टूल्स और आर्मर को नेदराइट में कन्वर्ट कर सकता था। सो या इसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि मैंने अपने टूल्स और आर्मर को यहाँ पे नेदराइट में कन्वर्ट कर लिया। मेरे को यहाँ पे 2 एडवांसमेंट मिली बिकॉज मैंने अपने हो को भी कन्वर्ट किया था आर्मर के साथ साथ। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए 6 शेल्कर बॉक्स क्राफ्ट किए। फिर मैं जाने लगा अपने मशरूम आइलैंड की तरफ। फिर मशरूम आइलैंड पे पहुंच के मैं अपने लिए बहुत सारी डर्ट माइन करने लगा बिकॉज मेरे को अपने आइलैंड को थोड़ा सा एक्सपेंड करना था। तो यहाँ से नियरली 5 शेल्कर बॉक्स डर्ट माइन करने के बाद तुम मेरे शवल की हालत यहाँ पे देख सकते हो। ये आखिरी सांसें ले रहा है फिलहाल और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि फ्लो में मेरा नेदराइट शवल ब्रेक हो जाए। तो मैं इसके बाद अपने एंडरमैन एक्सपी फार्म में आया और वहां आके मैंने अपने शवल को रिपेयर किया। इसके बाद जब मैं ओवरवर्ल्ड आया तो यहाँ पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो रखा था जिसको मैंने बोट में बिठा रखा था जस्ट इन केस ये डिस्पॉन ना हो, क्योंकि मेरे को पता नहीं था ये पहले स्पॉन हुआ या अभी स्पॉन हुआ था। और ये वाला ट्रेडर बहुत खास था बिकॉज ये अपने साथ स्प्रूस सैपलिंग की ट्रेड लेके आया था और मेरे पास यहाँ पे इतने
इतने एमरल्ड थे कि मैं इससे एक ही सैपलिंग खरीद पाया बस। इसके बाद मेरे को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने आइलैंड को पहले थोड़ा सा क्लीन कर दूं, उसके बाद मेरे को ना पता लग जाएगा कि मेरे को इस आइलैंड को कितना बड़ा बनाना है वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट यहाँ पे जितने भी ट्रीज थे मैंने उनको रिमूव किया। इसके बाद बारी आई यहाँ पे जो ये शुगर केन थे, अभी मेरे को इनकी जरूरत नहीं थी तो मैंने इनको भी रिमूव कर दिया। फिर लास्ट यहाँ पे वीट बचा था तो मैंने इसको भी रिमूव किया। इसके बाद मेरे पास जितना भी ग्रेवल था मैंने उसका यूज करके अपने लिए बहुत सारी कोर्स डर्ट को क्राफ्ट किया। फिर मैं यहाँ पे अपने आइलैंड को एक्सपेंड करने लगा। फाइनली यहाँ पे मैंने अपने आइलैंड को तो एक्सपेंड कर लिया था, लेकिन बीच की एरिया में यहाँ पे बहुत सारी सैंड थी तो मैं उसको रिमूव करके रिप्लेस कर रहा था डर्ट से। ये काम कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाने लगा जहाँ मैं अपने स्प्रूस के ट्री ग्रो करूंगा। और ये करने का बस एक ही रीजन था, बिकॉज जैसे कि तुम्हें पता होगा कि हम जहाँ भी वो बड़े वाले स्प्रूस के ट्री ग्रो करते हैं तो नीचे का जितना भी डर्ट या ग्रास होती है वो पोर्टल में कन्वर्ट हो जाती है, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे एरिया में वो हो अभी। देन यहाँ पे जो मेरे पे सिंगल स्प्रूस सैपलिंग था मैंने उसको बोन मिल किया ताकि वो ट्री बन जाए। फिर मैंने उस ट्री को चॉप किया ताकि मेरे को और बहुत सारे सैपलिंग मिल जाए यहाँ से। इसी बीच मेरी नजर यहाँ इस कोस्ट डर्ट पे गई जिसको मैंने यूज किया था एज ए रेफरेंस अपने आइलैंड को एक्सपेंड करने के लिए, लेकिन ये अब अजीब लग रहा था तो मैंने इसको रिमूव करना शुरू कर दिया। और मैं यहाँ पे हो का यूज कर रहा था बिकॉज हो का यूज करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तुम शवल का भी यूज कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, मैं लेकिन यहाँ पे हो का यूज कर रहा था। इसके बाद मेरे आइलैंड के जो सेंटर पे ग्रास थी मैं उसको ब्रेक करने लगा अपने सिल्क टच वाले पिकैक्स का यूज करके। देन उन ग्रास ब्लॉक को मैं अपने आइलैंड के डिफरेंट एरिया में प्लेस करने लगा ताकि मेरे आइलैंड पे ग्रास बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाए। ये करने के बाद भी मेरे पास अभी कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को इस आइलैंड को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, यहाँ पे क्या बिल्ड करना है वगैरह वगैरह। और देखो मेरा माइंडसेट कुछ ऐसा था कि जब तक मेरे पास कोई यूनिक आइडिया नहीं आता यहाँ पे मेरे को क्या बिल्ड करना है तब तक मैं यहाँ कुछ भी बिल्ड नहीं करूंगा। एनीवे मेरे पास यहाँ बिल्ड करने के लिए तो फिलहाल कुछ था नहीं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे 3 डिफरेंट शल्कर बॉक्स को फुल करने वाला हूँ। एक को मैं स्प्रूस से फिल करूंगा, एक को मैं ओक से फिल करूंगा और लास्ट वाले को मैं बर्च से फिल करूंगा। और अपने काम को थोड़ा सा इजी करने के लिए यहाँ पे मैं एक डेटा पैक का यूज कर रहा था जिसका नाम है टिम्बर। इस डेटा पैक का फायदा ये है कि खाली तुम्हें किसी भी ट्री के एक ब्लॉक को चॉप करना है और वो पूरा का पूरा ट्री अपने आप ब्रेक हो जाएगा। इस डेटा पैक की मदद से तुम बहुत सारा वुड बहुत जल्दी इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। वो ये है कि ये डेटा पैक जब भी ट्री को ब्रेक करता है तो बहुत लाउड नॉइज मेक करता है ट्री ब्रेक करने की। और देखो इस डेटा पैक से अच्छा मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ तुम किसी मॉड का यूज कर लो, उसमें तुम्हें बहुत कस्टमाइजेशन भी मिल जाती है। साथ ही साथ जितना मेरे को पता है उसमें तुम ट्री ब्रेकिंग साउंड को कम भी कर सकते हो आई थिंक। एनीवे जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक पूरा का पूरा शल्कर बॉक्स फिल कर लिया है, वो भी स्प्रूस लॉग से। बाय द वे तुम इस वाले पार्ट को इग्नोर कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे मैं अपने बेस के आसपास के स्लाइम चंक्स को देख रहा था। देखो प्लान मेरा कुछ ऐसा था ना कि मैं थोड़े से स्लाइम फार्म करके अपने लिए एक ट्री फार्म बनाऊंगा, लेकिन नहीं किया वो मैंने इस वीडियो में, लेकिन सोच रहा था यहाँ पे मैं ऐसा करने की। और हाँ इसी बीच मेरे को यहाँ पे एक स्लाइम मिला था जिसको किल करने पर मुझे यहाँ पे 9 स्लाइम बॉल्स मिली जो कि मेरे बहुत काम आएगी अभी फ्यूचर में। एनीवे इसके बाद मैं नीचे माइनिंग पे आया था बिकॉज मेरे को यहाँ से बहुत सारा कॉबलस्टोन चाहिए था ताकि मैं रेडस्टोन के कंपोनेंट क्राफ्ट कर सकूं अपने नेक्स्ट फार्म को बिल्ड करने के लिए। वापस आने के बाद अपने नेक्स्ट फार्म के लिए मुझे जितने भी रेडस्टोन कंपोनेंट चाहिए थे मैं उनको क्राफ्ट करने लगा। सो देखो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक मॉब फार्म बनाने वाला हूँ और मॉब फार्म बनाने के लिए हमें ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होती रेडस्टोन की। बेसिकली हमें हर एक लेयर के लिए एक ऑब्जर्वर और हर एक लेयर के लिए हमें एक डिस्पेंसर चाहिए होता है। साथ ही साथ हमको इस फार्म के लिए थोड़े से रेडस्टोन रिपीटर, कंपैरेटर, लीवर और एक आधी छोटी मोटी चीजें और चाहिए होती है बस। बाय द वे इस फार्म को बिल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे स्टोन ब्रिक का यूज करने वाला था जो मेरे एंडरमैन एक्सपी फार्म के टाइम से बचे हुए थे। एनीवे इस फार्म के लिए मेरे को जितना भी सामान चाहिए था उसको जमा करने के बाद मैं अपने आइलैंड से थोड़ा दूर चला गया। बेसिकली मैं इस फार्म को अपने आइलैंड के पास नहीं बनाने वाला था। इसके बाद जब मेरा आइलैंड थोड़ा सा मेरे रेंडर डिस्टेंस से दूर हो चुका था तो मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना रहा था। इसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि मैं यहाँ पे एक फार्म बनाने वाला हूँ। सो यार बैठो और इस छोटी सी टाइम लैप्स को एंजॉय करो। मैं फटाफट से यहाँ पे एक मॉब फार्म बना लेता हूँ, देन मिलता हूँ तुम लोगों से।
सो मॉब फार्म तो मैंने यहाँ पे फाइनली बिल्ड कर लिया था और इस फार्म को स्टार्ट करने के लिए मेरे को इस लीवर को फ्लिक करना होता है। और देखो फार्म बनाने के बाद अगर मैं उसको टेस्ट ना करूँ तो इस फार्म को बिल्ड करने का फायदा क्या। तो यहाँ पे मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं थोड़ी देर AFK कर लेता हूँ। क्या पता AFK करते टाइम मेरे को यहाँ पे आइडिया ही आ जाए कि मुझे नेक्स्ट क्या बिल्ड करना है। वेल AFK तो मैंने इस फार्म में यहाँ पे प्रॉपरली किया, लेकिन इस टाइम भी मेरे पास कुछ आइडिया नहीं था कि मेरे को नेक्स्ट क्या करना है। लेकिन यहाँ पे AFK करने के बाद जो मैंने लूट देखी तो मेरा दिल खुश हो गया, बिकॉज मेरे को यहाँ पे बहुत सारे बोन मिले थे जो अभी मेरे काम आने वाले थे, क्योंकि मेरे को बहुत सारा वुड फार्म करना है, तो समझ जाओ तुम लोग। फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक पूरा का पूरा शिल्कर बॉक्स भरा, वो भी बोन से। इसके बाद मेरी चेस्ट पे जितना भी सामान था जो मैं कभी यूज नहीं करने वाला था, जैसे रॉटन फ्लैश हो गया, एरो वगैरह हो गए, उन सबको मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था ताकि ये डिस्पॉन हो जाए। इसके बाद मैं अपने फार्म से बहुत सारी स्ट्रिंग्स भी लेके गया था, जिनको मैंने पहले वूल में कन्वर्ट किया, फिर अपने लिए बहुत सारे बेड क्राफ्ट किए, फिर उन बेड को मैं अपने आइलैंड में प्लेस करने लगा। देन मैंने यहाँ पे अपने विलेजर्स को पहले फ्री किया, फिर मैंने उनको बहुत सारा फूड दिया ताकि वो ब्रीडिंग चालू कर दें। इसके बाद मैं यहाँ पे एंड में आ गया था और यहाँ से मैं बहुत सारा ऑब्सीडियन माइन करने वाला था, बिकॉज मेरे को नेक्स्ट क्या बनाना था वो मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था। और ज्यादातर लोग अब समझ गए होंगे कि ये नुबड़ा अब आयरन फार्म बनाने वाला है। एनीवे इसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड किया ऑब्सीडियन माइन करने में, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे हेस्ट वाला बीकन नहीं था, तो तुम्हें तो पता ही है कि टाइम मेरे को यहाँ ज्यादा लगा ही होगा। सो मेरे को अपने आयरन फार्म के लिए जितना भी ऑब्सीडियन चाहिए था वो मैंने यहाँ पे माइन कर लिया था। तो ये काम कंप्लीट करने के बाद जब मैं ओवरवर्ल्ड आया तो मेरे को यहाँ पे एक बेबी विलेजर तो दिखा रहा था, लेकिन समहाउ मेरा लाइब्रेरियन विलेजर गायब हो चुका था। लेकिन थोड़ा यहाँ वहाँ देखने के बाद मुझे पता चला कि मेरा लाइब्रेरियन विलेजर पार्कोर करते करते हमारे काव के पेन में घुस चुका था। एनीवे अपने लाइब्रेरियन विलेजर को फ्री करने के बाद मैं यहाँ पे अपने लिए बहुत सारे स्प्रूस के ट्रैपडोर क्राफ्ट कर रहा था, बिकॉज मेरे को ये सारे के सारे ट्रैपडोर अपने नेक्स्ट फार्म के लिए चाहिए थे। ट्रैपडोर क्राफ्ट करने के बाद जब मैं अपने फार्म की मटेरियल लिस्ट को चेक कर रहा था तब मुझे पता चला कि इस फार्म को बिल्ड करने के लिए मुझे स्कैफोल्डिंग्स भी चाहिए, जो मेरे पास अभी थे नहीं। तो अभी के लिए मैंने इन स्कैफोल्डिंग्स को इग्नोर कर दिया और मैं अपने लिए बहुत सारी डीप स्लेट टाइल्स को क्राफ्ट करने लगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सैंड स्मेल्टिंग पे लगा दिया, बिकॉज इस फार्म के लिए मेरे को थोड़ा सा ग्लास भी चाहिए था। देन इसके बाद जब मैं वेट कर रहा था अपने सैंड के स्मेल्ट होने का, तब मेरे को यहाँ पे रियलाइजेशन हुई कि मेरा एक विलेजर यहाँ से गायब हो चुका है और मैं यहाँ पे 90% श्योर था कि वो पक्का नेदर में गया होगा। और मैं बिल्कुल करेक्ट था, बिकॉज मेरा विलेजर यहाँ पे नेदर में आ चुका था। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल किया, बिकॉज मेरे को इस विलेजर को किसी न किसी तरीके से ओवरवर्ल्ड तो लेके आना ही था। और या इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा माथा पच्ची करने के बाद मैं इस विलेजर को ओवरवर्ल्ड ले भी आया था। एनीवे इसके बाद मैं अगेन अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने चला गया। तो इस बार बहुत दूर जाने के बाद मेरे को यहाँ पे एक बीच आइलैंड जो भी तुम बोल सकते हो मेरे को वो मिला। यहाँ पे मेरे को थोड़े से वाटरमेलन मिले और इस बड़े आइलैंड की एक खास बात ये थी कि यहाँ पे मेरे को जंगल ट्री भी दिख रहे थे और साथ ही साथ मेरे को यहाँ पे बैम्बू भी दिख रहा था, जिसकी मेरे को अभी बहुत जरूरत थी। सो इसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ा सा बैम्बू, थोड़ा सा मैंने यहाँ से कोकोआ बीन्स, साथ ही साथ मैंने यहाँ से थोड़े से जंगल सैपलिंग्स को भी कलेक्ट किया। ये काम करने के बाद मैं अपने आइलैंड पर वापस आ गया और यहाँ आने के बाद इस बारी मैंने पहले जितने भी मेरे को बैम्बू मिले थे मैंने उनको दोबारा से प्लांट कर दिया। देन इसके बाद मैं दूसरी डायरेक्शन में दोबारा से एक्सप्लोरेशन में चला गया और इस बारी मेरे को एक आइलैंड मिला जहाँ पे मेरे को डार्क ओक के ट्रीज दिख रहे थे। तो मैंने यहाँ से थोड़े से डार्क ओक के ट्रीज को चॉप किया और यहाँ से अपने लिए थोड़े से सैपलिंग्स वगैरह भी कलेक्ट किए। देन वापस आने के बाद मैं सीधा ही अपनी केव्स वगैरह को एक्सप्लोर करने चला गया और ये करने का रीजन बस यही था कि मेरे को बहुत सारा आयरन चाहिए था, बिकॉज मेरे को अपने नेक्स्ट फार्म के लिए थोड़े से रेडस्टोन के कंपोनेंट क्राफ्ट करने थे, जैसे पिस्टन वगैरह जिसमें आयरन का यूज होता है। साथ ही साथ मेरे को बहुत सारे हॉपर्स वगैरह भी क्राफ्ट करने थे और उसके लिए भी मेरे को बहुत सारा आयरन चाहिए था। और देखो माइनिंग करते टाइम मेरे को जितनी भी रैंडम ओर्स मिल रही थी मैं उनको भी कलेक्ट कर रहा था फॉर्च्यून 3 का यूज करके, बिकॉज भरोसा नहीं है कब काम आ जाए यू नो। सो माइनिंग करने के बाद जब मैं सरफेस पे वापस आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक आयरन गोलम स्पॉन हो रखा था और मेरे को आयरन की इस वक्त बहुत जरूरत थी। सो एनीवेज के बाद मैं एक एक करके मेरे को इस फार्म के लिए जितना भी रैंडम सामान चाहिए था मैं उसको क्राफ्ट करने लगा। और देखो इस फार्म के लिए जितना भी लार्ज क्वांटिटी वाला सामान था वो तो मैंने पहले ही यहाँ पे जमा कर लिया था। बस यहाँ पे रैंडम ये छोटा मोटा सामान बचा था, बस मेरे को उसी को क्राफ्ट करना था, जिसमें मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा। बाय द वे ये है वो फार्म जो मैं अभी नेक्स्ट बिल्ड करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे जो तुम ये ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हो आसपास, ये बेसिकली मेरा स्पॉन चंक है और ये हमेशा एक्टिव रहता है। तो मैं इस फार्म को इसी के अंदर बनाने वाला हूँ। मेरा फ्यूचर प्लान कुछ ऐसा है कि मैं इस फार्म को ना डेकोरेट वगैरह कर दूंगा और पूरा का पूरा हाइड कर दूंगा ताकि ये अजीब ना लगे, क्योंकि ये मेरे बेस के क्लोज है बहुत। एंड अब तुम्हें पता ही है कि मैं यहाँ पे इस फार्म को बिल्ड करने वाला हूँ। सो टाइम लैप्स टाइम।
अपने आयरन फार्म को बिल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे एंडर पर्ल करके नेदर की रूफ में आया था। यहाँ आने का मेरा एक ही रीजन था, बिकॉज मेरे को यहाँ पे नेदर की रूफ के बेडरॉक को ब्रेक करना था। मैं वैसे तो यहाँ पे बहुत बारी फेल हुआ, लेकिन वीडियो में तुम्हारा भाई फ्लेक्स करेगा, और फ्लेक्स करने के टाइम मैं यही बोलूंगा फर्स्ट ट्राई। एनीवे फिर ओवरवर्ल्ड आने के बाद मैं यहाँ पे नेदर एग का यूज करके एक प्लेटफॉर्म बना रहा था। बाद में मैं यहाँ पे रेल्स लगाऊंगा, अभी मेरे पास है नहीं फिलहाल। और मैं ये इसलिए कर रहा था बिकॉज मैं अपने बेस में ना एक विलेजर ब्रीडर बनाऊंगा, और उसके थ्रू मैं अपने फार्म में इजीली विलेजर्स को भेज सकता हूँ। और मैं विलेजर्स को माइनकार्ट के थ्रू रात के टाइम ही ट्रैवल करवाऊंगा, ताकि वो माइनकार्ट से उतरते ही सीधा बेड में जाके सो जाए। इससे मेरा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे मैंने नेदर एग का यूज करके पूरा रेलवे ट्रैक के लिए प्लेटफॉर्म तो बिछा दिया है। एनीवे इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा सामान क्राफ्ट कर रहा था जो मेरे को चाहिए अपना विलेजर ब्रीडर बनाने के लिए। मैं यहाँ पे नेदर में भी गया था और वहां से मैं ग्लो स्टोन लेके आया था, एंड यहाँ पे मैंने अपना विलेजर ब्रीडर बनाना शुरू कर दिया था। और इसको मैं अपने आयरन फार्म के एकदम सामने बना रहा था, ताकि मेरे को विलेजर्स मूव करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। तो फार्म को मैंने यहाँ पे 70% बिल्ड कर लिया था, लेकिन इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और मैं अपने फार्म में विलेजर्स को मूव करने लगा। देन विलेजर्स को मूव करने के बाद मैंने इस फार्म के बचे हुए पार्ट को भी कंप्लीटली बिल्ड कर दिया। विलेजर ब्रीडर को बनाने के बाद मेरे को यहाँ पे थोड़े से स्लाइम्स चाहिए थे अपने रेल ड्यूपर बनाने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे मैं थोड़े से स्लाइम चंक्स को स्काउट कर रहा था। सो प्लान तो मेरा यहाँ पे स्लाइम फार्म बनाने का नहीं था, बट मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसे स्लाइम चंक्स ढूंढने थे जिनका थोड़ा सा एरिया क्लियर करने के बाद मैं वहाँ पे मैन्युअली जाके स्लाइम्स को मार सकूं। तो यहाँ पे मैंने एक एरिया को फाइनलाइज कर लिया था, जिसको मैं माइन करके थोड़ा सा क्लियर करूंगा। तो उसी के लिए मैं इस एरिया को मार्क कर रहा था ताकि मैं भूल ना जाऊं। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एरिया क्लियर किया इस होप में कि यहाँ पे स्लाइम स्पॉन हो जाए। एरिया को क्लियर करने के बाद यहाँ पे फाइनली स्लाइम स्पॉन होने लगे थे, तो मैंने उनको किल किया। और देखो यहाँ पे मैंने स्लाइम फार्म इसलिए नहीं बनाया बिकॉज मेरे को यहाँ पे खाली 4 स्लाइम ब्लॉक्स चाहिए थे, और 4 स्लाइम ब्लॉक्स के लिए स्लाइम फार्म बनाऊं इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ऑलराइट, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे छोटे मोटे काम किए थे, जैसे मैंने यहाँ पे एक रेल ड्यूपर बनाया, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अपने विलेजर्स को थोड़े से पोटैटो दिए ताकि वो जल्दी ब्रीडिंग चालू करे। इसके बाद मैंने अपने रेल ड्यूपर पे थोड़े टाइम AFK किया बिकॉज मेरे को बहुत सारी रेल्स चाहिए थी, एंड जब मेरे पास यहाँ पे इनफ रेल्स हो गई थी तो मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी एक रेल लाइन बिछा दी, जिसके थ्रू मैं अपने विलेजर्स को अपने आयरन फार्म में भेजूंगा। और इसी बीच मेरे वर्ल्ड में एक और वंडरिंग ट्रेडर स्पॉन हुआ था, जिससे मैंने एक अकेशिया की सैपलिंग और साथ ही साथ मैंने इससे एक पंपकिन ले लिया था। इसके बाद मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना रहा था। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म को बनाने का रीजन ये था कि रात के टाइम यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे और मैं उनको यहाँ से इजीली अपने एरिया में ट्रांसफर कर सकता था। इसके बाद नेक्स्ट डे मैंने अपने लिए बहुत सारे फ्लैचिंग टेबल बनाए, और अगर तुम्हें याद होगा कि जस्ट से थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे एक पूरा का पूरा शल्कर बॉक्स भरा था, वो भी स्प्रूस लॉक से, एंड अभी मैं उसी लॉक का यूज करके बहुत सारी स्टिक्स को क्राफ्ट कर रहा था ट्रेडिंग के लिए। और देखो सुबह के टाइम तो मैं यहाँ पे खाली ट्रेडिंग ही करता था, और रात के टाइम यहाँ पे मैं एक एक करके ज़ॉम्बीज को मूव करता था अपने एरिया में। और ज़ॉम्बीज को मूव करने में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा बिकॉज इस फार्म के लिए खाली मेरे को 6 ही ज़ॉम्बी चाहिए थे। और रात के टाइम ही मैं यहाँ पे विलेजर्स को भी मूव करता था बिकॉज यहाँ पे मैं एक्टिवेटर रेल का यूज कर रहा था, जिसका मैं तुम्हें बेनिफिट अभी दिखाता हूँ। ये देखो जैसे यहाँ पे अभी विलेजर एक्टिवेटर रेल पे टच होगा, वो अपने आप ही माइनकार्ट से उतर के डायरेक्टली बेड पे चला जाएगा, जस्ट लाइक दैट। एंड या इसके बाद फिर मैंने एक एक करके सारे के सारे विलेजर्स को अपनी जगह पे मूव कर दिया था। तो इसके बाद थोड़े दिन बाद मेरा आयरन फार्म तो यहाँ पे फुली कंप्लीट हो चुका था। मेरे सारे विलेजर्स अपनी जगह पे जा चुके थे, मेरे ज़ॉम्बी अपनी जगह पे जा चुके थे। अब टाइम था खाली मेरे को इस फार्म को स्टार्ट करना था, और इस फार्म को स्टार्ट करने के लिए मेरे को इस वाले लीवर को फ्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पे एक आधी दिन ही बचे थे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आयरन फार्म में AFK कर देता हूँ। एंड या अभी मैं यहाँ पे नेदर में आया था बिकॉज मेरे को तुम्हें यहाँ पे नेदर वाला साइड दिखाना था अपने फार्म का। अभी के लिए ना ये वाला एरिया मैंने थोड़ा सा सिंपल बना रखा है, लेकिन इस एरिया की एक प्रॉब्लम है। तुम सारे के सारे आयरन गोलम को ऊपर खड़े हुए देख रहे हो, यस यहाँ पे आयरन गोलम का झुंड बन जाता है, तो मेरे को इसको थोड़ा सा फिक्स करना था। तो इसी चीज को फिक्स करने के लिए मैं अपने डार्क ओक वाले फॉरेस्ट से थोड़े से चिकन्स को लेके आया था। बेसिकली मेरे को यहाँ ना इस पोर्टल में एक बोट रखनी थी जिसमें चिकन बैठे होने चाहिए थे, बस मेरे को यही करना था इसको फिक्स करने के लिए। एंड या मैंने यहाँ पे डे 100 तक AFK किया था, और उतनी देर में मेरे को यहाँ पे इतना सारा आयरन मिला जो तुम यहाँ देख सकते हो। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये फार्म उतना फास्ट नहीं है जितना तुम्हें लगता है, ये खाली है
हमें पर घंटे 4000 के आसपास आयरन प्रोवाइड करता है। एनीवे इसके बाद मैंने अपने सारे के सारे आयरन को कन्वर्ट किया आयरन ब्लॉक्स में। देन सबसे लास्ट चीज मैंने ये करी कि मैंने उन आयरन ब्लॉक्स का यूज करके अपने बीकन को एक्सपेंड कर दिया। एंड इसी के साथ यहाँ पे हमारी डे 100 की रात शुरू हो गई थी। नेक्स्ट डे हमारा डे 101 शुरू हो जाता। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इस वीडियो को एंड करने वाला था। बाय द वे बैकग्राउंड के चिकन को इग्नोर कर दो। एंड ये अगर तुमको ये टूटी फूटी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।